Hello, Assalamualaikum. This presentation Our is topic is water treatment plant working. This is the presentation topic we choose, and the first main heading is objectives. Then, what are objectives of water treatment plant? There are some objectives we had to protect water for the community and how we supply water with desirable components we have or we wanted or to protect property of consumers like at reasonable cost. Then our second main heading is introduction. I के इंट्रोडक्शन में वाटर रिसोर्स के टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे. वन ये कि हम वाटर को कैसे पोटेबल और प्लेटेबल वाटर बनाते हैं, यानी कि ड्रिंकेबल और ऐसा वाटर जिसमें कि अनऑब्जेक्टेबल चीज़ें, ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें जैसे कि टेस्टलेस, टेस्ट और ये सब चीज़ें जो हम नहीं चाहते वो ना हो. तो इस तरह से वाटर हम कैसे बनाएंगे, ये हमारी एक होती है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. और ये होती है दूसरा हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि जो ह्यूमन हेल्थ है उसको जो वाटर है वो कैसे अफेक्ट करने चाहिए, मतलब कि ह्यूमन हेल्थ को वाटर जो है वो बेनिफिशियल हो और अलाउ करे ह्यूमन को कि उसकी ठीक हो वाटर और उसकी बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, यानी कि ड्रिंकिंग के लिए भी, इरिगेशन के लिए भी जो वाटर हो वो इस दोनों पर्पज के लिए. देन उसके बाद हमारी थर्ड मेन हेडिंग आती है वर्किंग. वर्किंग में हमारी सब हेडिंग है मटेरियल्स. मटेरियल्स में हम लाइक के केमिकल्स हमने कौन कौन से यूज किए हैं इस पूरी ट्रीटमेंट में, वाटर ट्रीटमेंट में कौन कौन से केमिकल्स हमने यूज किए हैं. फर्स्ट केमिकल जो है वो हमने यूज किया है एल्गीसाइड. एल्गीसाइड जो है इट्स लाइक अ पॉइजनस सब्सटेंस जो कि अलगा की ग्रोथ को रोकेगा, प्रिवेंट करेगा और किल करेगा. देन उसके बाद हमारे पास आता है क्लोरीन. Chlorine, as we know that it is a powerful oxidant and we used in bleaching agent. Then chlorine is a chemical agent we used as to destroy microorganisms or to inactive microorganisms. Then next, our chemical is chlorine dioxide. We use in like जैसे कि हम पब्लिक वाटर ट्रीटमेंट्स में फैसिलिटीज में हम यूज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो वाटर है पॉसिबल बनाए ड्रिंकिंग के लिए. किस तरह से पॉसिबल बन सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए, उस तरह क्लोरीन की ये क्लोरीन डाइऑक्साइड की है बेनिफिट है. और देन दूसरा ये है कि जो है जब हम क्लोरीन को ड्रिंकिंग वाटर में ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं इसमें और जो वायरसेस होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि वो जो है जो ह्यूमन हेल्थ है उसको अफेक्ट ना कर सके या सिक ना कर सके ह्यूमन, जैसे कि पैरावर्म और काइटोपोडियम जो है ये अफेक्ट करते हैं. देन अगले हमारे पास केमिकल है मीटरिक एसिड. मीटरिक एसिड जो होता है वो पूल वाटर को कंट्रोल करता है और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है उसकी पीएच को कंट्रोल करता है. देन जो हमारे पास कमर्शियल पूल वगैरह होते हैं इसके प्लास्टर और जो उसकी मशीनरी वगैरह होती है उसको क्लीन करने में हेल्पफुल होता है. देन उसके बाद हमारे पास आता है सोडा ऐश. सोडा ऐश जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वाटर की बेसिसिटी को इंक्रीज कर सकें, वाटर को इंश्योर कर सके कि वाटर का जो बैलेंस है वो वाटर बैलेंस में रहे. देन उसके बाद हमारे पास है उसके बाद डिफरेंट जैसे कि हमने जो है अभी हमने केमिकल डिस्कस, अब हमारे पास लाइक केमिकल्स लाइक हमारे पास जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूज हो रहे हैं लाइक कोगुलेंट्स. तो कोगुलेंट्स क्या होते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में होते हैं और ये बनते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बनते हैं, और अगर हम इसको वाटर में ऐड करते हैं और फिर इनको मिक्स करते हैं तो ये क्या करते हैं, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. We have two types of coagulants, inorganic and organic. We have a combination of coagulant types we have. Then we used in water treatment as to remove solid particles. Then we have flocculants. Flocculants is a process where colloids come out and we have in the form of focals, floc, and like addition of clarifying agents we use as a can we use this application like water purification and
to sewage, the water treatment, and cheese production, and for breathing. Next, we have uh, clarifiers. Clarifiers we have used एंड भी आप डिफरेंस में देख सकते हैं कि जो ऊपर हमने फ्लूकेंस के बारे में पढ़ा है कि किस तरह जो है फ्लूकेंस में हाई स्पीड और लो स्पीड के थ्रू वाटर जो है वो प्यूरिफाई हो रहा है, उसमें जो है वो वाटर प्यूरिफाई हो रहा है। तो ये पिक्चर्स यहाँ सब देख सकते हैं। ना इसके बाद हमारे पास फायर्स। फायर्स में क्या होता है, एक सेटल टैंक्स होते हैं विद अ मैकेनिकल, मतलब कि कंटिन्यूस इसमें जो है सॉलिड की रिमूव होती रहती है सेडिमेंटेशन के थ्रू। अब इसके बाद हमारे पास होते हैं फिल्टर क्लीनर्स। इसमें क्या होता है वाटर ट्रीटमेंट में, इसमें हम क्या कहते हैं बैक वॉश्ड। जितने भी हमारे पास क्लीनर्स हैं वाटर ट्रीटमेंट में, इन सब में जो है बैक वॉश सिस्टम है, जिसमें रैपिड सेंट फिल्टर्स हैं हमारे पास, वाटर सॉफ्टनिंग सिस्टम्स हैं, प्रेशर फिल्टर्स हैं, देन ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन जिसको जीएसी फिल्टर्स भी कहते हैं वो हैं, देन डायटोमिशियस फिल्टर्स भी हैं। ये सारे के सारे बैक वॉश्ड वाटर सिस्टम होते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में वाटर ट्रीटमेंट्स हमने पढ़ लिया है, केमिकल्स वगैरह। अभी हमारी थर्ड मेन हेडिंग है इक्विपमेंट्स में कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं वाटर प्लांट में हम यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से वो प्रोसेस हो रहे हैं। इसमें होते हैं ट्रैश ब्रेकर्स, क्लैरिफायर्स, फिल्टर्स, डिमिनिमाइजर्स, डिगैसिफर्स, सेंट्रीफ्यूग्स, फ्लड ड्रायर्स और बहुत किस्म से फिल्टर्स भी जो हैं हम इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि फिल्टर्स हो गए, न्यूट्रलाइजिंग फिल्टर्स हो हैं, ऑक्सीडाइजिंग फिल्टर्स, activated carbon filters or cross flow filtration system. Then our fourth main heading is working process. Okay, what work for the better water or drinkable water. Then our sub main heading in this main heading is goals. Okay, what we have goal to achieve for like what we have goals to achieve for this treatment. First, we have to remove unwanted materials from waters and to make water safe for drinking. Special process like remove fine solid and microorganisms and some dissolved inorganic and organic materials. Then our second main heading is pre-treatment. What we have treated what we have treated before treatment. Then pumping and condiment. If we got water from pumping, we uh, want to remove such microorganisms to avoid contaminated condiments into the water and make water for drinkable, and make sure the water uh, is beneficial for us. Then we now we have screening. Now we have drink screening for the skin filters. This is the first step. We purifying surface water to remove desirable things like leaves, sticks, rubbish, other particles you may have seen with your eye. Uh, then we have gone for the storage. Storage water from rivers we stored in a bank site for through reservoirs, and we have treated to improve water for the sewage. We treated water by flow and filters to store water and to preserve water, and storage reservoirs also provide for the buffer against the short period to allow water supply. Then we have pre-chlorination. Pre-chlorination is we have in many plants that जो हमारे पास वाटर आ रहा होता है वो क्लोरिनेटेड होता है, तो वो क्या करता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ मिनिमाइज कर देता है, जो थ्रो पाइप से हमारे पास वाटर आ रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पोटेंशियल होता है, ये जो क्वालिटी होती है, जो अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, जो अफेक्ट करती है, तो हम क्या करते हैं फिर क्लोरिनेशन के प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, इसको बहुत ज़्यादातर ये इसको फिनिश कर देते ताकि जो है हम क्लोरीन को पहले ही देख सकें। देन वी हैव नेक्स्ट
having is pH. pH adjustment is what as we all have know that the water has pH too close to 7 means it's neutral, not acidic, nor basic. So and seawater pH value ranges from 7.5 to 8.5, and in freshwater pH values depends on the influence of input like acidic rain. अगर वाटर जो है हमारा एसिडिक है यानी लोअर देन 7 है, हम लाइम सोडा तो लाइम सोडा हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं ताकि हम पीएच की वैल्यू को इंक्रीज ड्यूरिंग वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान। देन हम लाइम ऐड करते हैं ताकि हम जो है कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकें और वो जो है वाटर की हार्डनेस को इंक्रीज करेगा। देन आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, आपको दिखा होगा कि किस तरह जो हमने पीएच किस तरह से सेट किया कि अगर हायर देन होगा 7, लोअर देन 7 होगा तो हमने कैसे इसको मेंटेन करना है। और जो अगर हाईली एसिडिक वाटर्स में हाईली एसिडिक हमारे पास होगा तो हम क्या करेंगे, डीगैसिफायर से क्या करेंगे, इसको एक्टिव बनाएंगे यानी पीएच को बढ़ा देंगे। और कैसे बढ़ाएंगे, हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को स्टिपिंग के जरिए डिसॉल्व करेंगे वाटर से, और फिर वाटर को जो है वाटर की वजह से हम क्या करेंगे कि कोगुलेशन प्रोसेस में भी ये हम बहुत मदद करेगा। और जो लेड वगैरह में डिसॉल्व हुए होते हैं लेड पाइप की वजह से, उनको भी रिड्यूस करने में बहुत एफिशिएंटली ये वर्क करता है। एसिड जो होते हैं जैसे कि हमारे पास कार्बन एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये हम करते हैं ताकि हम जो वाटर की बेसिसिटी है उसको कम कर सकें। पीएच को अगर ज़्यादा हो गई है पीएच तो कम करेंगे हम इन तीनों एसिड से, और इससे क्या होगा कि वाटर की पीएच जो है अब अपने रहेगी मेंटेन रहेगी। और जो एबिलिटी होती है वाटर की कि जैसे वाटर क्या करता है कि वाटर जो होता है वो देन जो है वाटर में ये एबिलिटी कि वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ प्रेसिपिटेट्स बना लेता है ताकि वो मेटल की सरफेसेस को प्रोटेक्ट कर सके, और जो टॉक्सिक मेटल्स वगैरह इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं तो उसको भी कम से कम रिड्यूस कर सकते हैं। यानी ये जो है ये पूरा फंक्शन जो है पीएच का होता है, और इससे हमारी मिनरल कंटेंट, टेम्परेचर, सैलिनिटी और कैल्शियम कंसंट्रेशन, ये सारा जो फंक्शन वो पीएच के एडजस्टमेंट से हो रहा होता है। Assalamualaikum. This is Fariha Altaf, roll number 22. So after pH adjustment, one of the first step is more conventional water purification process is the addition of chemical coagulant to assist in the removal of particles suspended in water. So जैसे हमारे पास वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में pH एडजस्टमेंट के बाद रॉ वाटर जो है वो कोगुलेशन और फॉर्कुलेशन प्रोसेस में एंटर होता है। इसमें यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक केमिकल्स कोगुलेंट ऐड करते हैं रॉ वाटर में, जिसके जरिए वो इम्प्योरिटीज एक क्लॉक की सूरत में बन जाती है। कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन के जरिए हम वाटर में से कलर, ट्यूबिडिटी, अल्जाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वाटर के सरफेस से रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे डायग्राम में दिखा गया है कि कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन में हमारे पास एक रैपिड मिक्स यूनिट लगा हुआ होता है, जिसमें हमारे पास लार्ज पैडल्स होते हैं जिसके जरिए हम कोगुलेंट को वाटर में आसानी से मिक्स कर लेते हैं। In water purification plants, a high energy rapid mix unit is usually used where the coagulant is added to the water to provide a very quick and rough mixing. ज्यादातर हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिकल्स कोगुलेंट में हम एल्युमिनियम सल्फेट और आयरन 3 के सॉल्ट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये हम इसे रॉ वाटर के साथ ऐड करते हैं और आफ्टर रैपिड मिक्सिंग हमारे पास सेवरल साइमल्टेनियसली केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस जो हैं या फिर इंटरेक्शन पार्टिकल्स के साथ होना शुरू हो जाते हैं, और विद इन सेकेंड नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स के ऊपर होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं इनऑर्गेनिक कोगुलेंट से, और ऑल्सो विद इन सेकेंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स, प्रेसिपिटेट्स, आयरन एंड अल्युमिनियम आयन के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्स होना शुरू हो जाते हैं।
और ये जो प्रेसिपिटेट है ड्यू टू इंड्यूस मिक्सिंग स्टिक टुगेदर, ये पहले क्लॉक की सूरत में होते हैं, बाद में ये मिक्सिंग के बाद एक दूसरे से चिपकना शुरू हो जाते हैं और लार्ज पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे हम फ्लॉक कहते हैं। ये हमारे पास अमorphous मेटल हाइड्रोक्साइड्स के फ्लॉक होते हैं और अल्युमिनियम और आयरन हाइड्रोक्साइड्स के फ्लॉक होते हैं, जो हमारे पास बाद में हमारे पास ये जो बेसन है इसमें सेटल डाउन हो जाते हैं। इसके बाद बात होती है कोगुलेंट की, हम कितने अमाउंट में कोगुलेंट वाटर के साथ ऐड करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे रॉ वाटर में कितने अमाउंट में केमिकल्स कंपाउंड ऐड हैं। इसके अलावा रैपिड मिक्सिंग की डिटेंशन टाइम हमारे पास होती है 15 से 45 मिनट्स तक। ये हमारे पास कोगुलेंट जो है रॉ वाटर के साथ मिक्स होता है। नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद हमारे पास सेडिमेंटेशन बेसन, यानी हमारे पास नेक्स्ट वाटर फ्लो होता है सेडिमेंटेशन बेसन में जाते हैं, जहाँ पे ह्यूज पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिंक होते हैं और रिमूव हो जाते हैं। ये हमारे पास नीचे पिक्चर्स में मुख्तलिफ सेडिमेंटेशन बेसन की डायग्राम दी गई है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ डिजाइन शो किए गए हैं। ज्यादातर हमारे पास सेडिमेंटेशन बेसन इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं जिसमें हमारे पास फ्लो ऑफ वाटर की वेलोसिटी जो है उसे हम रिड्यूस कर देते हैं, ताकि हमारे पास फ्लॉक जो है वो इजीली ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाए। सेडिमेंटेशन बेसन डिफरेंट डिजाइन्स के होते हैं। ज्यादातर में हमारे पास नंबर्स ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक होते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो होता है 2:1 से लेके 5:1 तक। इसके अलावा टैंक की डेप्थ होती है 1.5 से 2.0 मीटर तक, और इसके एक साइड पे इनलेट होता है और उसके अपोजिट एंड में आउटलेट होता है। इनलेट का डिजाइन इस तरीके से किया गया होता है ताकि हमारे पास तमाम जो रेक्टेंगुलर टैंक है उसमें वाटर इजिली फ्लो कर जाए और तमाम रेक्टेंगुलर टैंक में फिल हो जाए। इसके बाद रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर बैफल्स भी लगे हुए होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं शॉर्ट सर्कुलेटिंग से, और आउटलेट इस तरीके से डिजाइन किए गए होते हैं जैसे हमें क्लैरिफाइड वाटर जो होता है वो एंटायर टैंक से एक जगह कलेक्ट हो जाता है। सेडिमेंटेशन बेसन को वंस पर एयर भी हम आसानी से साफ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास प्रोसेस शुरू होता है, हमारे पास जो कोगुलेंट ऑफ ऑक्यूलेशन के बाद वाटर टैंक के अंदर सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर एंटर होता है, वो उसके मिडिल पार्ट यानी क्लेरिफायर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक रैक होता है और एक पंप होता है। रैक जो होता है वो हमारे पास कंटिन्यूअसली मूव करता है अराउंड द टैंक। हमारे पास जो फ्लॉक है आफ्टर सम टाइम्स ये सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है टैंक के बॉटम में, जिसे हम फ्लॉक को उसमें स्लज का नाम दे देते हैं। तो तमाम फ्लॉक जब बॉटम में सेटल हो जाते हैं तो ये स्लज की फॉर्म में आ जाते हैं, और जो हमारे पास एक रैक है जो कंटिन्यूअसली बॉटम को स्क्रैप कर रहा है वो तमाम स्लज को स्क्रैप कर लेता है बॉटम से, और पंप के जरिए हम इस तमाम स्लज को पंप आउट कर लेते हैं और सेडिमेंटेशन बेसन से ये डिस्पोजल पाउंड में जाके जमा हो जाता है। और ऊपर से हम क्लैरिफाइड वाटर जो होता है वो फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए आगे चले जाता है। एज पर केस अगर हमारे पास कुछ इम्प्यूरिटीज होते हैं वो फ्लॉक की सूरत में नीचे नहीं बैठते हैं, या फिर फॉलोकुलेशन या फिर किसी और तरीके से इसे हम नहीं निकाल सकते, इसे हम डिसॉल्व एयर फ्लोटेशन के जरिए निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो वाटर है वो डिसॉल्व एयर फ्लोटेशन चेम्बर या टैंक में चले जाता है, जहां पे हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है डिसॉल्व एयर फ्लोटेशन टैंक। यहाँ पे हमारे पास एयर जो होता है वो बॉटम से फ्लो किया जाता है वाटर में, जिसके में वाटर में बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, और ये बबल्स में हमारे पास इम्प्यूरिटीज के पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं और वाटर की सरफेस के ऊपर एक फ्लॉक का ब्लैंकेट बन जाता है, जिसे हम सरफेस से रिमूव कर लेते हैं, और क्लियरिफाइड वाटर जो है वो बॉटम ऑफ द टैंक से हम अलग फर्दर प्रोसेस के लिए यानी फिल्ट्रेशन के लिए आगे प्रोसेस में चले जाता है। नेक्स्ट स्टेप में है हमारे पास फिल्ट्रेशन। After separating most flock, the water is filtered as the final step to remove remaining suspended particles and unsettled flock. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल मीडिया होता है जो हम फिल्टर्स में यूज करते हैं। उसमें हमारे पास चारकोल फिल्टर, सिरेमिक्स फिल्टर,
प्रेशर फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर्स आ जाते हैं। इसके अलावा स्लो सैंड फिल्टर्स हैं और हमारे पास रैपिड सैंड फिल्टर्स हैं। जनरली जो मोस्ट कॉमन है वो सैंड ग्रेवाल रैपिड सैंड फिल्टर्स हैं। इसमें हमारे पास टॉप लेयर में एक्टिवेटेड चारकोल या फिर एंथ्रासाइट कोल इस्तेमाल होता है और इनके फर्दर लेयर में नीचे हमारे पास सैंड के मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। क्लेरिफाइड वाटर जो होता है टॉप ऑफ द फिल्टर से गुजारा जाता है, जिसकी ग्रेविटी की वजह से ये वाटर पुल होके नीचे ड्रेन होता है सिस्टम के बॉटम में। जो ऊपर हमारे पास कोल की लेयर है, इससे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आसानी से रिमूव कर लेते हैं। और हमारे पास सैंड के जो पार्टिकल्स के दरमियान गैप होता है वो इम्प्यूरिटीज के पार्टिकल्स के दरमियान की गैप से ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए हमारे पास जो इम्प्यूरिटीज के पार्टिकल है वो आसानी से ट्रैप आउट हो जाते हैं और सिंपल फिल्ट्रेशन के जरिए ये काम नहीं हो सकते, इसलिए इसे हम रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन से करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास सैंड की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास इसका जो वर्किंग है, इसमें हमारे पास पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रैप होने के बाद क्लियरिफाइड वाटर बॉटम में आ जाता है, लेकिन समटाइम्स हमारे पास ये फिल्टर के पोर्सेस जो होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। क्लॉग होने के बाद हमें इस फिल्टर्स को बैक वॉशिंग की जरूरत पड़ती है, यानी हम फिल्टर्स के अपोजिट साइड से वाटर को पास करते हैं जिसके जरिए जो क्लॉग है वो खत्म हो जाता है। इसे हम बैक वॉशिंग या बैक फ्लशिंग भी कह सकते हैं। इसके अलावा एयर जो होती है वो ब्लो की जाती है फिल्टर्स के जरिए, इसे हम एयर स्क्वायरिंग भी कहते हैं। हमारे पास जो ये वाटर है इम्प्यूरिटीज वाला जो फिल्टर्स में निकला है, ये वापस हम सेडिमेंटेशन बेसिन में वापस भेज सकते हैं जो रिसाइकिल हो जाता है दोबारा मिक्सिंग के जरिए और ये वापस प्लांट में एंटर हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास और भी इम्प्योरिटीज हैं जैसे कि फॉस्फेट, नाइट्रेट्स और हैवी मेटल आयंस जो आसानी से रिमूव नहीं होते, इसे हम डिसॉल्व आयंस प्रोसेस के जरिए आसानी से रिमूव करते हैं। तो हमारे पास फिल्ट्रेशन के बाद वाटर आगे प्रोसेस में चले जाता है। Assalamu alaikum. My name is Ikra Zahir, roll number 42 from MSc Previous. Our topic is water treatment plant working. My first topic is removal of ions and other dissolved substances. After filtration, the water is not completely clean. Some ions and particles are dissolved in water. फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद भी कुछ ना कुछ आयंस और पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. So some cases are here for consisting of removal ion, such as ultrafiltration membrane, ion exchange, water softening, precipitative softening, electrodeionization, and reverse osmosis. In ultrafiltration membrane, a membrane is chemically formed microscopic pores. Ion exchange are removed toxic ions such as lead, mercury, nitrite, etc. Water softening is also an important process in which removal of calcium and magnesium ion takes place. In electrodeionization, the water is passed between positive and negative electrode to get high deionized water. In reverse osmosis, organic contaminants are removed from reverse osmosis. Next topic is disinfection. After removal of ions, water might be infected with tiny microorganisms. रिमूवल ऑफ आयंस के बाद भी वाटर डिसइंफेक्टेड रहता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए. इट कैन बी डिसइंफेक्टेड बाय क्लोरीन एंड ओजोन. हम अपने वाटर को डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं? बाय क्लोरीन एंड ओजोनेशन के जरिए. नाउ क्लोरीन इज डिसइंफेक्टेड वाटर एंड कीपिंग द वाटर क्लीन. क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेड होता है किसी वाटर के लिए और ये वाटर को क्लीन करता है. क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट टू किल मैनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए. क्लोरीन लेवल इन वाटर अप टू 4 ppm कंसिडर सेफ इन ड्रिंकिंग वाटर. क्लोरीन कम्स फ्रॉम डिफरेंट वेज सच एज क्लोरीन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोमिनेशन. Now, ozone disinfection.
Ozone is a supercharged oxygen. The bubbles are scrubbed and disinfected. Virus, germs and fungi are present in water. Ozone एक important oxidant है to kill microorganism को kill करने के लिए. ओजोन में जो बबल्स बनते हैं वो हमारे वाटर को स्क्रब करते हैं, डिसइंफेक्टेड बनाते हैं वायरसेस और फंजाई और अदर जो जर्म्स होते हैं उनसे ओजोन हैज स्ट्रॉन्ग जर्मिसीडियल प्रॉपर्टीज देन क्लोरिनेशन. ओजोन के पास स्ट्रॉन्ग जर्मिसीडियल प्रॉपर्टीज होती हैं क्लोरिनेशन के मुकाबले में. There are some advantages of ozone. Ozone is effect over a wide pH range and rapidly reacts with bacteria, virus and protozoans. ये फौरन से रिएक्ट करता है बैक्टीरिया वायरसेस से और इसको किल करने में मदद करता है. Has strong germicidal properties than chlorination. The treatment process does not add chemical to the water. Ozone can eliminate a wide variety of inorganic, organic and microbial problems and taste and odor problems. ओजोन के ज़रिए ही हम माइक्रोबियल प्रॉब्लम्स और जितनी भी टेस्ट और ऑडोर की प्रॉब्लम्स होती हैं इससे सॉल्व कर पाते हैं. There are some disadvantages of ozone as well. There are high equipment and operational costs. Ozonation provide no germicidal or disinfection residual. Ozonation may include brominated byproduct like aldehyde, ketones, carboxylic acid. This is one reason that post-filtration system include an active carbon filter. इसकी वजह से हमें पोस्ट फिल्ट्रेशन दोबारा करनी पड़ती है. The system may require pre-treatment for hardness reduction or additional of phosphate or prevent the form of carbonate scale. Now next topic is ultraviolet disinfection. Ultraviolet disinfection is used for disinfected bacteria, viruses and other microorganisms. UV rays destroys the DNA of microorganism which cannot grow further. UV rays जो भी वाटर में माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उसके डीएनए को ख़त्म कर देती हैं जिससे वो दोबारा मज़ीद नहीं बढ़ सकते. UV इज़ अ नेचुरल वे ऑफ प्यूरिफिकेशन. UV को हम एक नेचुरल वे कंसिडर करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए. After UV rays, some ionizing radiations and brominating and ionization are also present in this treatment of water. Now next stage is storage and distribution. When water is completely treated, so we can store water in different tanks and underground storage tanks. So the storage tank are called clear well and it is also elevated storage. When water is completely treated, so we can store water in different tanks and underground storage tanks. So the storage tank are called clear well and it is also elevated storage tank that are visible around town. और ये हर जगह हमें ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ पे टाउन करीब हो और हम डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर पाएँ. आफ्टर स्टोरेज वाटर को अच्छी तरीके से स्टोर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है. और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है? थ्रू पाइपलाइंस. बहुत सारी पाइपलाइन से एक पूरा नेटवर्क बनता है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए और इस लार्ज पाइपलाइंस के ज़रिए हमारे पास वाटर आता है आपके किचन टैप्स वगैरह में. Assalamu alaikum, this is Bisma Khatri, roll number 17 and my topic is types of water treatment plant. Water treatment plant is a facility where water is treated to make it acceptable for the end user. हमारे पास जो water होता है जो environmentally safe होता है, discharge जो हम वाटर साइकिल में वापस डिस्चार्ज करते हैं उसे प्रोसेस किया जाता है ताकि वो दोबारा से रीयूज़ हो सके या ट्रीट करके उसे हम एंड यूज़र्स के लिए अवेलेबल करते हैं कि वो उन्हें इस्तेमाल कर सकें. वाटर को ट्रीट करने की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं जिसमें से नंबर 1 इज़ सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. ऐसे जैसे कि उसका नेम बता रहा है कि सरफेस वाटर वो वाटर होता है जैसे कोई भी रिवर हो गया या लेक हो गया उसकी जो अपर बॉडी होती है उस वाटर की अपर बॉडी के पार्ट को सरफेस वाटर कहते हैं.
अब चूंकि हमारे पास प्योर वाटर बहुत कम होता है, देयरफॉर हम सरफेस वाटर को ट्रीट करते हैं और वो हम उसे नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट करते हैं और इसे रीयूज के लिए काबिल करते हैं। सरफेस वाटर में नॉर्मली बहुत सारे कंटामिनेंट्स होते हैं सच एज सॉलिड कंटेंट, बैक्टीरिया, एल्गे, ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा इसकी टेस्ट और अडोर भी बहुत डिफरेंट होता है बनिस्बत ट्रीटेड वाटर के। अब इसके दो प्रोसेस होते हैं जिसके जरिए इसको ट्रीट किया जाता है। एक है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट एंड सेकेंड इज एडवांस ट्रीटमेंट। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस है कोआगुलेशन। कोआगुलेशन में क्या होता है कि हमारे जो मिक्सिंग होती है कोएगुलेंट्स की, उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं और उसको जो डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, कंटामिनेंट्स हैं, वो मिक्स किए जाते हैं और एक साथ जमा होकर क्लम्प टुगेदर हो जाते हैं और उन पार्टिकल्स को कहते हैं फ्लॉक्स। सेकेंड पार्ट इज फ्लॉक्यूलेशन। जो इस पार्ट में क्या होता है कि जो हमारे जो फ्लॉक्स हैं, जो क्लम्प्स मौजूद हैं, उनको जो है वो एक साथ मिलाया जाता है ताकि वो बड़े और लार्ज पार्टिकल में फॉर्म हो सके। और ये जो लार्ज पार्टिकल होता है ये इन द फॉर्म ऑफ नेक्स्ट स्टेप सेडिमेंटेशन में वो जो है वो बैठ जाता है नीचे एट द बॉटम ऑफ द टैंक और व्हाटएवर द ट्रीटमेंट इज यूजिंग। इसके बाद जब वो बैठ जाता है the flocks, the heavy flock particles in sedimentation process settle down, then we move towards the filtration process where water is filtered and the particles of sand, coal or similar materials are removed, and the result is that water is very clear because the contaminants are settled down and the remaining clear water is obtained by filtration. इसके बाद हमारे पास होती है एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन। एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन में हमारे पास केमिकल कंटामिनेंट्स होते हैं वाटर में, जो हमारा क्लियर वाटर है, तो उसको जो है वो ट्रैप करने के बजाय उसको प्रोसेस किया जाता है जिसको कहते हैं कार्बन एब्जॉर्प्शन। इसके थ्रू जो केमिकल कंटामिनेंट्स होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है। जब केमिकल कंटामिनेंट्स रिमूव हो जाते हैं तो डिसइंफेक्शन का प्रोसेस आ जाता है जिसमें जो केमिकल्स होते हैं उनकी जो ट्रेसेस रह जाते हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है सच एज क्लोरीन, क्लोरामाइंस, ओजोन और अदर डिसइंफेक्टेंट्स आर एडेड। तो जो कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं और जर्म्स हैं, वायरसेस हैं, उनको जो है वो रिमूव किया जा सके। इस ट्रीटमेंट प्रोसेस का जो है वो डिसइंफेक्टेंट एक रेजिडुअल अमाउंट रख दिया जाता है तो जो पैथोजेंस हैं वो मर जाए और किल किए जा सके और जो हमारा वाटर है वो एंड यूजर्स तक अवेलेबल हो सके एंड दैट वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेंट्स एंड द माइक्रो ऑर्ब्स, and then the water is sometimes stored or it is distributed to the end users. And the second part of this type of treatment is ultrafiltration technology. Ultrafiltration forms a part of membrane process for water treatment and forms parts of it ranges of tubular membranes. अल्ट्राफिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो अनट्रीटेड होते हैं, उनको जो है वो वाटर से रिमूव किया जाता है और ड्रिंकिंग वाटर की प्रोडक्शन की जाती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस पार्टिकल्स। अच्छा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है वो मेम्ब्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। वो क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ होती हैं जो कि माइक्रोफिल्ट्रेशन और नैनो फिल्ट्रेशन का काम देती हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इसके जो हमारे जो क्लीनिंग होती है उसमें केमिकल्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी होती है और जो हमारा वाटर है वो 90 to 100% पैथोजन रिमूवल से कैपेबल होता है। इसके अलावा इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन बी वेरी हाईली कॉस्टली एंड इट इज़ ड्यू टू द मेम्ब्रेन फोल्डिंग एंड रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट्स। चूँकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन में मेम्ब्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से इनकी जो मेम्ब्रेन्स की रिप्लेसमेंट है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है वाटर ट्रीटमेंट की, जो कि है रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट। जिसमें आयंस का रिमूवल होता है, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं और वाटर को अवेलेबल किया जाता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस।
जैसे कि पिक्चर में बताया जा रहा है कि जो सॉल्ट वाटर है इन रिवर्स ऑस्मोसिस ट्रीटमेंट अप्लाइड, जो सॉल्ट वाटर है उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है एंड देयर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिटवीन which blocks and do not allow the contaminants to pass through, and the only fresh water is passed through the other part of the tube so that we can obtain pure water. इसके मैकेनिज्म ये होता है कि सबसे पहले इसमें प्री फिल्ट्रेशन होती है जिसमें कार्बन फिल्टर और सेडिमेंटेशन फिल्टर मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि कार्बन फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन करती हैं। इसके बाद जो है वो जो क्लोरीन जो पार्टिकल्स हैं जो कि क्लॉग कर सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं वो जो है वो रोक दिए जाते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन के थ्रू, और जो हमारा जो वाटर है वो माइक्रोब्स फ्री होता है और इट इज़ प्योर वाटर। इसके बाद जो वाटर है वो फिल्टर किया जाता है और स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है जब तक कि उसकी नीड नहीं होती है। अच्छा, इसमें जो इसके मेन पॉइंट्स होते हैं वर्किंग के वो ये होते हैं कि इसमें एक हाई प्रेशर पंप अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो प्रेशर के थ्रू मूव करता है, क्योंकि इसकी जो फ्लो है वो रिवर्स होता है बनिस्बत ऑस्मोसिस जो होता है उसका रिवर्स होता है। therefore there is a high pressure pump applied. Due to high pressure pump, energy is very much required, which is then recovered by the concentration flow and efficient energy recovery device. इसके बाद जो वाटर है उसकी pH एडजस्टमेंट होती है और डिसइंफेक्शन किया जाता है एज आई सेड बिफोर, और फिर जो है वो जो वाटर है वो हमारा यूवी लैंप्स के थ्रू डिसइंफेक्ट किया जाता है, हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल होता है। अच्छा, जो हमारा जो रिवर्स ऑस्मोसिस है उसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं जिसमें से ड्रिंकिंग वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। जो हम जो वाटर ड्रिंक कर रहे होते हैं उसको जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रीट किया जाता है। वेस्ट वाटर एंड वाटर प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फूड इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि जो फ्रूट जूसेस हैं उनके लिए जो वाटर अवेलेबल होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू प्योरीफाई किया जाता है। इसी तरीके से मेपल सिरप है। And also reef aquariums are the artificial aquariums where the water available is also treated by reverse osmosis. इसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप आ जाती है जो कि है सी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। We humans cannot drink saline water. Basically, sea water is salted water. So the process of this treatment involves the removal of salt from this water and the pure water is obtained as applied in the picture. So this process is also called as desalination. इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये प्रोसेस है जो मिनरल डिकम्पोजिशन कंपोनेंट्स होते हैं वो सैलिन वाटर से निकाल लिए जाते हैं और इसमें रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स होती हैं, जिसके बाद हमारा जो फ्रेश और प्योर वाटर होता है वो अवेलेबल होता है। इसके काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं सी वाटर को ट्रीट करने के लिए, जिसमें से एक है मेम्ब्रेन बेस्ड रिवर्स ऑस्मोसिस विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर दिस प्रोसेस, और थर्मल बेस्ड होता है जो कि मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन मेथड यूज़ किया जाता है। डिस्टिलेशन बाय बॉइलिंग एंड रिकंडेंसेशन होती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स टू मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन। इस डिस्टिलेशन का एक मेथड होता है जिसमें हमारे पास एक टैंक होता है और डिस्टिलेटर होता है जिसमें काफ़ी सारे स्टेजेस मौजूद होते हैं और हर स्टेज का अपना डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर होता है, जिसके बाद जो वो अलग अलग स्टेजेस से वो जो सॉल्ट वाटर पास थ्रू होता है तो उसकी जो सॉल्ट कॉन्टेंट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड टेम्परेचर, और जो हमारा सॉल्ट वाटर है उसे ब्राइन कहते हैं जो कि रिमूव किया जाता है, और जो वेपर है वो एज अ फ्रेश वाटर नेक्स्ट स्टेज में मूव किया जाता है। इस तरीके से जब वो काफ़ी सारे स्टेजेस पे मूव करता है तो एट द एंड वी गेट द फ्रेश वाटर। और एक इसकी पिक्चर भी दिखाई गई है जिससे इसके स्टेजेस बताए जा सकते हैं, और ये है कि इसकी सॉल्ट कंटेंट रिमूव या लेस होती जा रही है और ब्राइन जो है वो कलेक्ट किया जाता है और फ्रेश वाटर थ्रू वेपर्स दूसरे स्टेज में डाले जाते हैं। इसके बाद desalination by boiling, it is a very common process in which the salt water is heated
एज गिवन इन द पिक्चर कि जब सॉल्ट वाटर को हीट किया जाता है कि तो जो सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो नीचे जम बैठ जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द टैंक एंड द फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर is then released, which is then cooled, and the vapor converts into its liquid state by cooling, and fresh water is then obtained. इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है जो कि है कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स वाटर ट्रीटमेंट. एज इट्स नेम, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स ऐसे जो है वो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स होते हैं या वेटलैंड्स होते हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं. जो वाटर होता है जो कि हाउस होल्ड जो जनरेट किया जाता है हाउस होल्ड्स में, जो कि वेस्ट वाटर होता है एक्चुअली ऑफिस बिल्डिंग्स में किया जाता है. जो वेस्ट वाटर वो होता है और स्ट्रीम्स का होता है, या फिर स्टॉर्म वाटर वो वाटर जो कि कलेक्ट किया जाता है जब बारिश होती है तब, या फिर जब स्नो और आइस मेल्ट होती है तब. इसके अलावा कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स जो है वो नेचुरल सिस्टम इस्तेमाल करता है उसको ट्रीट करने के लिए. इसके जो है वो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स एक्ट एज अ बायोफिल्टर एंड can remove the range of pollutants such as organic matter, nutrients, pathogens and heavy metals from the water. Constructive wetlands की जो है वो दो टाइप्स होती हैं जिसके थ्रू वाटर को ट्रीट किया जाता है. नंबर 1 है सब सरफेस फ्लो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स. सब सरफेस फ्लो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स ऐसे वेटलैंड्स होते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि या तो हॉरिजॉन्टल होते हैं जिनमें वाटर का फ्लो हॉरिजॉन्टल होता है या फिर वर्टिकल फ्लो होता है. और जो हमारा पॉन्ड है उसकी जो एक बेड बनाया जाता है जिसके जो सैंड बेड होता है और उसमें जो वाटर होता है वेस्ट वाटर या जो भी वाटर जो हमें ट्रीट करना होता है वो जो है वो उसकी डायरेक्शन अगर हम वर्टिकल फ्लो की बात करें तो वर्टिकल मूव करता है. इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे जो बिग पार्टिकल्स होते हैं जैसे रॉक्स हो गई, सैंड्स हो गई, ये सारे जो है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं. और जो हमारे जो प्लांट्स हैं, मैक्रोफाइट्स हैं, वेटलैंड्स प्लांट्स हैं, वो जो है वो उसके पैथोजेंस को और मिनरल्स को कलेक्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसके थ्रू हमारे जो पंप के थ्रू वाटर, फ्रेश वाटर विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू एन अनदर आउटलेट. इसके बाद हमारा जो आ जाता है कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स जो कि हॉरिजॉन्टल होते हैं. इसमें जो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स की जो इनलेट्स होते हैं वो अबव द सरफेस ऑफ द पॉन्ड होते हैं और इसमें जो मॉस्किटोज हैं और इनके जो पैथोजेंस की ग्रोथ है वो जो है वो इजीली कंट्रोल की जा सकती है. और इसमें जो सारा प्रोसेस होता है वो अबव द वाटर होता है और प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होता है जैसे कि वर्टिकल में होता है. हॉरिजॉन्टल फ्लो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स रिसीव वेस्ट वाटर कंटिन्यूसली एंड आर इजियर टू बिल्ड. Surface flow wetland system consists of plants grown in porous media or sediments and will have the visible presence of water which is exposed to the atmosphere, which can theoretically provide oxygen to the water and also UV disinfection. जो हमारा जो water है उसमें जब light fall होती है तो वो UV disinfection के through उसको pathogens को remove किया जा सकता है. इसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स की दूसरी टाइप आ जाती है, दैट इज सरफेस फ्लो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स. सरफेस फ्लो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स आर आल्सो नोन एज फ्री वाटर सरफेस कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स. ये जो है वो टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं. जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं और ड्रेनेज के लिए भी काफ़ी सूटेबल होते हैं कि उन वाटर को ट्रीट किया जा सकता है आसानी बाय सरफेस फ्लो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स. सरफेस फ्लो के कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स का हमेशा हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है वेस्ट वाटर का और जो इसकी जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो जो है वो लार्ज एरिया रिक्वायर करती हैं कि वो वाटर को प्योरीफाई कर सकें. और जो हमारे पास इंक्रीज जो स्मेल्स हैं वो कम हो जाती हैं और परफॉर्मेंस जो है वो लोअर हो जाती है विंटर में बनस्बत सब सरफेस फ्लो. सरफेस फ्लो वेटलैंड्स हैव सिमिलर अपीयरेंस ऑफ टू पॉन्ड्स फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. Here, pathogens are destroyed by natural decay, predation from higher organisms, sedimentation, UV irradiation, since the water is exposed to direct sunlight. As I've said before, क्योंकि sunlight direct पड़ रही है तो UV irradiation होती है और जो soil है जो water के below है वो anaerobic है और roots जो plant है वो oxygen release करती हैं तो वो complex biological और chemical reactions form करते हैं.
जिसके थ्रू हमारा वाटर ट्रीट हो सकता है. Surface flow constructed wetlands encourage mosquito breeding. They may also have high algae production that lowers the effluent quality, and due to open water surface mosquitoes and odors, it is more difficult to integrate them in urban neighborhood. क्योंकि ये ओपन सरफेस या लैंड पे यूज किया जाता है तो जो मॉस्किटोज हैं उनकी ब्रीडिंग इजीली हो जाती है इसमें, और जो इसकी जो वाटर की ट्रीटेड वाटर की क्वालिटी है वो स्लाइटली लोअर होती है, उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती बनिस्बत सब सरफेस वाटर ट्रीटमेंट. Assalamu alaikum. This is Rabi Ali and my roll number is 80. I am the student of MSc previous. My topic is ozone based water treatment, which is a type of water treatment plant. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओजोन क्या होता है. ओजोन एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इसके अलावा ओजोन जो है वो ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म भी है. ये फॉर्म होता है बाय lightning discharge during a thunderstorm which keeps the air in its characteristic. अगर हम इसकी प्योरिफिकेशन की बात करें तो ओजोन जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ये वाइडली यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट में. जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जो कि किल करता है बैक्टीरिया को, वायरस वगैरह को. और ये ओजोन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये 1904 से शुरू हुआ है. अब उसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग ओजोन वाटर ट्रीटमेंट जो है ये जैसे कि प्रोसेस है जिसमें हम ओजोन को बेसिकली यूज करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए. मतलब ऐसे बैक्टीरियाज को किल करता है ये ओजोन जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है चैलेंज के बेसिकली कंटेनराइज वाटर ट्रीटमेंट जो है तो वो उन एरियाज़ में यूज़ होता है जो रूरल एरियाज़ होते हैं या फिर वो एरियाज़ जो न्यू बिल्डिंग साइट्स होते हैं जहाँ पानी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती. और सेफ फुल प्यूरिफिकेशन प्लांट जो है वो रिकमेंड किया जाता है क्योंकि हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं. और कंटेनराइज यूनिट जो है तो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम इसको इजीली ऑपरेट कर सकें विद और विदाउट टैंक स्टोरेज, ताकि इसको वर्टिसाइल और फ्लेक्सिबल बनाया जा सके. द कंटेनराइज यूनिट जो है वो मस्ट बी सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए ताकि हम इसको इजीली ऑपरेट कर सकें. अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो दिस कंटेनराइज वाटर यूनिट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं लाइफ को चेंज करने में फॉर प्रोवाइडिंग क्लीन एंड सेफ वाटर. और ये कंटेनराइज सोल्यूशन जो है ये डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक नीड की बेस पर. और इसकी ख़ास बात ये है जब हम इसे बनाते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि कम्पैक्ट हो, इजी टू ऑपरेट हो, पोर्टेबल हो. और उसके अलावा ऐसे मसले जो हमें पेश आते हैं उन तमाम मसलों को मद्देनजर रखते हुए हम ये कंटेनराइज यूनिट जो है उसको बनाते हैं. कंटेनराइज यूनिट्स जो है वो सेम होते हैं लेकिन उसके साइज डिफरेंट हो सकते हैं. उसके अलावा हम इसके दोहराया जा सकता है, इसको रिपीट अगर हम इसका डिज़ाइन देखें तो एक स्टैंडर्ड कंटेनर जो है वो कंटेन करता है फॉलोइंग एलिमेंट्स पे. फर्स्ट वन इज 2 into Aquamat स्पेशल मैनिफोल्ड्स. उसके अलावा 3 into ऑटोमेटेड डोजिंग पंप्स विद 100 L स्टेप डाउन टैंक्स, 1 into raw water pump with pump control, 1 into filter pump with pump control जैसे कि फिगर में देखा जा सकता है. 1 into Slider Bright manual backwash filter, 1 into activated carbon filter, 1 into brim filter, 1 into 115 per 1 ultraviolet sterilizer smart up chemicals जिसमें इंक्लूड है ड्यूटेरियम एंड क्लोरीन. अब हमें ये देखना है कि हम इस टाइप के कंटेनराइज सोल्यूशन को या यूनिट्स को किस तरह मज़ीद इफेक्टिव बना सकते हैं. तो उसके लिए हम जनरेटर यूज़ करते हैं, ओजोन जनरेटर, ऑटोमेटिक बैकवॉश फिल्टर, पिक फैसिलिटीज़. उसके अलावा फिल्टर साइज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं वॉल्यूम से. और कंटेनराइज यूनिट जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, सेफ होते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं हम एवरी सिचुएशन में. लेट्स सपोज एक एरिया ऐसा है जहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं है तो हम इसको इजीली वहाँ यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कंडेंसेशन की बात करें तो ये वाटर सोर्स है, मतलब लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि इससे महरूम हैं और ये यूनिट्स जो है ये बेस्ट सोल्यूशन है उन एरियाज़ के लिए और ये इंडस्ट्रीज वगैरह में भी यूज़ होता है.
नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर ट्रीटमेंट बेवरेजेस जो है, ये इसकी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसकी वाटर की क्वालिटी को बहुत अच्छा करने के लिए हम पीएच बैलेंसिंग जो है तो वो यूज़ करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो क्वालिटीज़ है वो ये है कि टेस्ट इसका अच्छा हो, एक्सेप्टेबल फ्लेवर हो। इसके बाद हम जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है ये प्योर एक्वा पे हम बनाते हैं ताकि इसकी क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अब बोटल वाटर सोर्स जो है, जैसे कि पहले मेंशन कर दिया, वाटर बोटल जो है वो स्टार्ट होता है वाटर सोर्स से और इसकी बहुत सारे फाइंड आउट करने के वो हैं तरीके हैं। जैसे हम इसको सी वाटर से भी ले सकते हैं, ग्राउंड वाटर हो गया, वेल्स हो गया, स्प्रिंग हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम फिल्ट्रेशन करते हैं थ्रू डिफरेंट सिस्टम्स लाइक रिवर्स ऑस्मोसिस, सी वाटर प्यूरिफिकेशन, ओजोनेशन, उसके अलावा यूवी डिसइंफेक्शन एंड इलेक्ट्रोड आयोनाइजेशन के ज़रिए हम जो अनवांटेड चीज़ होती है वाटर से उसको रिमूव करते हैं। और इसके अलावा कंपनीज जो होती हैं तो एक से ज़्यादा फिल्टर प्रोसेस यूज़ करती हैं वाटर को बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद हम ये देखेंगे हमें किस टाइप के वाटर सोर्स चाहिए। हमें ऐसा चाहिए कि जिससे हमें फ़ायदा भी हो सके और वाटर की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर भी हो सके। लाइक 30% मोर देन 30% सप्लाई होता है तो वो मैनुअल सोर्स से होता है। उसके अलावा जो अदर सोर्सेज हैं लाइक स्प्रिंग वेल्स, तो मतलब एजेंसीज वगैरह जो होती हैं वो वाटर को टेस्ट करती हैं कि उसमें कौन से केमिकल्स हैं और उसको केमिकल से प्योरीफाई करती हैं ताकि वो इंसानी सेहत के लिए हार्मफुल ना हो। अब इसके बाद इक्विपमेंट पे आते हैं कि जैसा कि वाटर जो है अगर उसका टेस्ट बहुत अजीब सा है तो हम इसको मार्केट में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि मार्केट के लिए ये सही नहीं है। कस्टमर्स हमारी जो सेल आउट है वो बहुत कम होगा। मार्केट के लिए तो ऐसा वाटर चाहिए जो कि इम्प्योरिटी से क्लीन हो, जैसे मिनरल वाटर है। और उसके अलावा जो अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो भी उससे रिमूव करते हैं ताकि हमारे ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना आए। और जैसे कि ओजोन जो है वो वाटर की स्मेल को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। और प्योरीफाइड वाटर जो है वो मोर एक्सटेंसिव वाटर ट्रीटमेंट है जो कि रेगुलेशन में किसी भी टाइप में यूज़ हो सकता है। और इस टाइप के हम कंटेनर को कहीं पे भी रख सकते हैं वाटर को मतलब वाटर की जो जगह रिप्लेस करने के लिए। जब ये स्प्रिंग वाटर जो है तो इसमें और प्यूरिफिकेशन वाटर में कोई इतना फ़र्क नहीं होता, सिर्फ टेस्ट का फ़र्क होता है। उसके अलावा टेस्ट का फ़र्क नहीं होता, सॉरी, बल्कि फिल्ट्रेशन का फ़र्क होता है। बाकी ये है कि दोनों ही सेम होते हैं। लास्ट में ये है डायग्राम और जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वाटर ट्रीटमेंट बोतल के, तो वो ये है कि बेनिफिट्स फ्रेश एंड ड्रिंकेबल टेस्टिंग प्रोडक्ट्स, वाटर क्वालिटी इज इंश्योर्ड आफ्टर थ्रू टेस्टिंग ट्यूब टेस्ट। Assalamualaikum. My name is Kandil Niaz. My roll number is 79. I'm from MSc previous. My topic is water treatment plant, in which I discuss the treatment chemicals. मुख्तलिफ किस्म के आयरन सॉल्ट्स वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें फेरिक क्लोराइड और फेरिक सल्फेट जो है मोस्ट कॉमनली तौर पे यूज़ किए जाते हैं। इनको यूज़ करने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि ये वाइड पीएच रेंज पे जो है ये इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं फेरिक के, ये इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, फेरिक क्लोराइड दूसरे आयरन सॉल्ट्स की तरह इसे भी वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर स्पेंट पिकलिंग सोल्यूशन से हासिल किया जाता है। और पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ अर्से में हम देख लें तो उसकी दूसरे केमिकल्स में केमिकल पर्पस में इसकी यूज़ के लिए इसकी डिमांड भी देखी गई है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ज़्यादातर इसे सोल्यूशन फॉर्म में ही सप्लाई किया जाता है। ये फेरिक क्लोराइड हाईली एसिडिक इन नेचर होता है और ये क्रूसिव मटेरियल होता है जो कि मेटल्स को डैमेज भी करता है, इसीलिए जो इसे जहाँ रखा जाता है या पम्प आउट किया जाता है वो सिंथेटिक क्रूसिव मटेरियल में इसे पम्प आउट या रखा जाता है। अच्छा, फेरिक क्लोराइड जो है कमर्शियली सोल्ड किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए। ये डार्क ब्राउन रंग का
सोल्यूशन होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है सोल्यूशन की वो 40% होती है। फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन में जो है 40% आयरन और 42% फेरिक क्लोराइड होता है। और अगर इसका एटॉमिक वेट हम देखें तो वो 50 आयरन का 56 और क्लोरीन का 35.5 होता है। इसी तरह अगर हम इनकी परसेंटेज देखें आयरन की मॉलिक्यूल में तो वो 34.5 होती है। और अगर 42% सोल्यूशन अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसमें जो आयरन कंटेंट है वो 34.5 आउट ऑफ 42 में 14.5 होता है। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी सी दैट आयरन क्लोराइड जो है इसमें बहुत सी, इसको जो मैन्युफैक्चरिंग में जो है बहुत सी इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी होती हैं, जैसे मैग्नीज और जैसे ये क्योंकि ये अदर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो भी इसमें होते हैं, जिनमें कुछ इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो फेरिक क्लोराइड बहुत कमर्शियली अवेलेबल होता है वो गिवन टेबल में गिवन है, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है। फेरिक आयरन कंटेंट की और वो सारी स्ट्रेंथ जो वगैरह जो है वो हमें टेबल में दिख रही है। इन द नेक्स्ट स्लाइड we discuss the application of ferric chloride in water treatment. Ferric chloride यूज होता है ड्रिंकिंग वाटर में भी और वेस्ट वाटर में भी। इन दोनों की जो एप्लीकेशन मतलब दोनों ट्रीटमेंट में जो इनकी एप्लीकेशन है वो डिफरेंट है। ड्रिंकिंग वाटर में फेरिक क्लोराइड कोगुलेंट के तौर पर यूज किया जाता है टर्बिडिटी और कलर को रिमूव करने के लिए और दूसरे ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स को रिमूव करने के लिए। इसका जो सबसे मेन रीजन है एज अ कोगुलेंट यूज करने का वो ये है कि ये एक इनएक्सपेंसिव केमिकल है और ये जैसे एक इनएक्सपेंसिव है और पीएच के ड्रॉप को कंट्रोल भी करता है, तो इसीलिए इसे यूज किया जाता है। और ये कलर और ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। In the next slide, I am discussing the another chemical, which is ferric sulfate, which also used in water treatment in Cape area, like Cape area of South Africa in wastewater treatment. ये इसलिए यूज किया जाता है कि और ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है और ये आल्सो क्रूसिव इन नेचर होता है और ये भी क्रिस्टल फॉर्म में ही हासिल किया जाता है और सोल्यूशन फॉर्म में इसे सप्लाई किया जाता है। इस सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होती है वो फिक्स नहीं होती और ये कमर्शियली सोल्व किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए और ये क्रिस्टल फॉर्म में आल्सो सप्लाई किया जाता है एनिमल फीड के लिए। फेरिक सल्फेट जो है ये भी डार्क ब्राउन सोल्यूशन होता है जिसमें 10% आयरन और 37% फेरिक सल्फेट का सोल्यूशन होता है। इन नेक्स्ट स्लाइड as we know that the molecular weight of ferric sulfate is total weight is 400 and the percentage of iron in this is 28% and the manufactured product is अगर 37% है तो उसमें जो आयरन कंटेंट है वो 28% और 28% और 37% 10.3% है और अगर सोल्यूशन 10% आयरन है सोल्यूशन में 10% अगर आयरन है तो परसेंटेज ऑफ फेरिक सल्फेट जो है वो 35.7। फेरिक सल्फेट is very acidic, pH having less than 2, result in corrosive in nature like FeCl3, as it is also obtained from waste products, so it is also have impurities like zinc. There are table of commercially available ferric sulfate application. In next slide. Application of ferric sulfate in water treatment is like ferric chloride. It is also used as a coagulant to remove the turbidity, color, and other organic contaminants from the water.
The other major chemical is aluminum sulfate. It is used in water treatment from many centuries and known as most well-known non-coagulant. The chemical is prepared by reacting bauxite, aluminum trihydrate, or certain clays with sulfuric acid. It is also known as alum. Alum is actually more complex salt of aluminum hydrate. Aluminum potassium sulfate is not only one alum. Alum are compound with general formula given as AbSO4 all 12H2O, and some do not have aluminum at all. The properties of aluminum sulfate is different from the other alum. Aluminum sulfate is acidic, and it handled with corrosion-proof things, pumps, and pipe works. Aluminum sulfate prepared from virgin chemicals which don't have impurities. ये एक वाइट कलर का होता है और ये इसका जो सोल्यूशन होता है वो भी वाइट कलर में ही होता है और समटाइम येलो और ऑरेंज कलर में ये इसीलिए दिखता है क्योंकि इसमें कुछ impurities आयरन की होती है जो खुद के एक कोगुलेंट के तौर पे यूज किया जाता है. In next slide, aluminum sulfate available in solid form or in kibbles like grains from फॉर्म और पाउडर फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है और पेपर इंडस्ट्री में भी इसे यूज किया जाता है. एप्लीकेशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट जो है ये फर्स्ट केमिकल है जो कोगुलेंट और मतलब एंड फ्लक्चुएशन दोनों में वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है फेरिक सॉल्ट्स की तरह. Aluminum sulfate have limited span of pH and insoluble, therefore it is important in operating pH control at high pH over 5.8 to 8.5 in next slide. Because aluminum hydroxide reddish and having alkalinity in the water during flocculation to ensure the complete formation of settling insoluble hydroxide. The dissolved aluminum passes through the filters and reprecipitates. A deep layer of aluminum hydroxide also found at the bottom of reservoir where aluminum sulfate is used for treatment of the water. इसके अलावा aluminum sulfate removal of color के लिए भी use होता है और removal of color optimum pH जब एल्यूमिनियम सल्फेट 5 से 5.5 में इसका ऑप्टिमम पीएच रेंज होता है और क्योंकि इससे जब कम पीएच होगी या 4 में होगी तो सोलिबलाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट होगी और जिसकी वजह से जो है आयरन और मैग्नीज जैसे इम्प्योरिटीज जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आज जो मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है केमिकल ट्रीटमेंट जिसके अंदर हमारे पास पॉलीअमाइंस हैं, सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा है. सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीअमाइंस की. तो पॉलीअमाइंस यूज़ होता है वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए और रबर इंडस्ट्री में यूज़ होता है. फीचर्स जो है इसकी ये बहुत ज़्यादा हाई कैटायोनिक कंसनट्रेशन होती है इसकी. अपीयरेंस जो है इसकी ये विस्कस होता है, अम्बर कलर्ड लिक्विड होता है. इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 4 to 5 डिग्री है. शेल्फ लाइफ इसकी 1 ईयर होती है. एप्लीकेशंस जो है इसकी ये सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है और वाटर क्लैरिफिकेशंस में यूज़ होता है. बेनिफिट्स जो है इसके ये डी वाटरिंग करता है, डी वाटरिंग पॉलीमर है, पॉलीमर कैटायनिक कोगुलेंट है और स्विफ्ट फ्लोक्युलेंट है. इसके बाद जो है हमारी वो है सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट जो है एनहाइड्रस वाइट ग्रेनुलर मटेरियल होता है. एल्केली इक्विवेलेंट ऑफ 100% सोडियम कार्बोनेट के अंदर 58.48% सोडियम ऑक्साइड होता है. इसका जो यूज़ है ये यूज़ होता है पीएच एडजस्टमेंट में. इसके अलावा सोडा ऐश लाइट, सोडा ऐश सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश भी कहते हैं जो अल्कलाइन न्यूट्रलाइजिंग जो न्यूट्रलाइज करने की केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ताकि हम केमिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकें. बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है.
इसके soda ash sodium hydroxide injection. This treatment is used if water is acidic. ये ट्रीटमेंट हम तब करते हैं जब हमारे पास वाटर जो है वो एसिडिक होता है. वाटर के एसिडिक का मतलब है कि हमारे पास लो pH होगी. सोडा एश सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है रेज करते हैं pH ऑफ वाटर टू नियर न्यूट्रल व्हेन इंजेक्टेड इनटू अ वाटर सिस्टम. Unlike neutralizing filters, they do not cause hardness problems in treated water. ये hardness problems नहीं करता जब हम वाटर को ट्रीट करते हैं. वाटर की ट्रीटमेंट के लिए पॉलीअमाइंस डालते हैं उसमें, तो ये हार्डनेस कॉज नहीं करता. उसके बाद है हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये सोडा एश सोडियम कार्बोनेट जो हमारे पास है ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है एज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइस एंड कलरिंग एजेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है एंड फर्टिलाइज़र्स है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल एजेंट है यूज्ड इन इनेमलिंग एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़. हाउ वी यूज़ सोडा एश एवरीडे. हम सोडा एश को कैसे यूज़ करते हैं एवरीडे? फ्रॉम बेकिंग सोडा टू कार विंडशील्ड्स. बेकिंग सोडा में भी यूज़ होता है, कार विंडशील्ड से भी यूज़ होता है. सोडा ऐश जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ होता है. लाइक पुराने ज़माने में जो रोमन्स थे इन द 19th सेंचुरी, रोमन्स जो थे वो ब्रेड को बेक करने के लिए इसे यूज़ करते थे, ग्लास को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते थे और मेडिसिन में भी इसका बहुत ज़्यादा पर्पसेस हैं. जैसे सोडा ऐश अभी जो टुडे अगर हम अभी की बात करें तो सोडा ऐश हेल्प्स क्रिएट अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्रॉस मैनी इंडस्ट्रीज़. बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है सच एज बिल्डिंग, ऑटोमोटिव, होम, क्लीनिंग एनर्जी, बेवरेज, फूड एंड ग्लास, बेक फेयर इंडस्ट्री. वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ऑयल एंड गैस में यूज़ होता है. सोडा ऐश हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा और इम्पॉर्टेंट अकोमोडेट है यूनाइटेड स्टेट्स का. उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है. कॉस्टिक सोडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड केमिकल इन द इंडस्ट्री. कॉस्टिक सोडा जो है हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का वाटर के अंदर. ये स्ट्रॉन्ग बेस है विद अ रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में. लाइक कॉस्टिक सोडा जो है इंक्रीज़ करता है pH वाटर का विदाउट एडिंग कैल्शियम आयंस दैट आर नीडेड फॉर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेशन टू अकर. जो बहुत मेन एप्लीकेशन है वाटर ट्रीटमेंट की एंड वाटर प्योरीफिकेशन की, ये कॉस्टिक सोडा एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज़ होता है. हैव वाइड रेंज ऑफ यूजेस इन केमिकल इंडस्ट्री. द मेन एप्लीकेशन आर वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर प्योरीफिकेशन एज अ क्लीनिंग एजेंट. ये एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज़ होता है. इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशंस हैं. एप्लीकेशन हमारे पास वाटर डीमिनरलाइजेशन में यूज़ होता है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोडक्शन में यूज़ होता है, बेवरेजेस में यूज़ होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, रेयन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स में यूज़ होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च एंड डेरिवेटिव्स में यूज़ होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है एंड स्टील प्रोडक्शन में यूज़ होता है. थैंक यू. क्वालिटी ऑफ वाटर ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस. डोमेस्टिक और कमर्शियल स्टेजेस पे जो हम वाटर ट्रीट करते हैं, इसके बाद वाटर ट्रीटमेंट डिवाइसेस जो होते हैं वो कुछ वक्त बाद ही इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. इसलिए आपके पास कुछ फैक्टर्स जो हैं उसे मद्देनज़र रखना लाजमी है. सबसे पहले एफिशिएंसी ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस. सेकंड वन इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट डिवाइस फॉर द वाटर सोर्स बीइंग ट्रीटेड. थर्ड वन इज़ मेंटोरिंग एंड सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स. फोर्थ वन इज़ potential effect of water contact material and treatment chemicals on water quality. वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं वो किसी भी कंट्री की कमर्शियल, इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं. अगर आपके पास वाटर क्वालिटी हाईली मेंटेन नहीं है तो ये तमाम वैल्यूज़ आपकी डाउन होना शुरू हो जाती हैं. वाटर प्रोवाइड इकोसिस्टम हैबिट. इट्स यूज्ड फॉर फिशिंग एंड माइनिंग. अगर आपके पास वाटर क्वालिटी मेंटेन नहीं है तो ये आपके एनवायरनमेंट के कमर्शियल और रिक्रिएशनल वैल्यूज़ को डाउन करना शुरू कर देते हैं और वाटर रिसोर्सेज भी आपकी डिमिनिश होती हैं. ट्रीटेड वाटर. A water supply system should include some forms of treated water storage to provide a reserves of drinking water to cater fluctuation. आपके पास वाटर सप्लाई होने से पहले ट्रीटेड होने के बाद स्टोर कर दिए जाते हैं लार्ज टैंक में जो फुली कवर्ड होते हैं.
The tank or reservoir should hold a volume sufficient to accommodate peak demand and the maximum period of interruption of supply, but not to be large that water is allowed to remain static for lengthy period. आपके पास इस टैंक्स में लार्ज वॉल्यूम के लार्ज अमाउंट में वाटर जो है वो स्टोर कर लिए जाते हैं, जो अंडर ग्रेविटी आपके पास फ्लो होकर आपके टैप में आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त तक भी आप वाटर को स्टेटिक हालत में नहीं रह सकते, क्योंकि इसके बाद इसमें वायरसेस और इनफैक्ट इंसेक्ट जो होते हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम इसमें कुछ अमाउंट के क्लोरीन सोल्यूशन मिलाते हैं ताकि आपके पास थोड़ा लंबे टाइम के लिए वाटर आसानी से ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर हो जाए। ऑल स्टोरेज टैंक्स मस्ट बी इंस्टॉलेटेड टू गार्ड अगेंस्ट फ्रीजिंग ड्यूरिंग द विंटर, और इसके अलावा ये गर्मियों में प्रिवेंट करते हैं वार्मिंग में। The tank must be fitted with a robust lockable. It is especially important to prevent the ingress of insects. और ये तमाम स्टोरेज टैंक्स को जो है वो अगर रेगुलरली नहीं कर सकते फिर भी एनुअली तौर पर इंस्पेक्ट करना लाजमी है। Maintenance. One of the most neglected aspect of a small water supply system is that of management and maintenance. जो small amount में water को treat करके supply करते हैं वो management और maintenance का ध्यान नहीं रखते, लेकिन ये maintenance और management जो होती है वो लाजमी ज़रूरी होती है। Equipment manufacturer maintenance instructions must follow minimum requirements like आपके पास ऑपरेशन डिसइंफेक्शन इक्विपमेंट जो होता है वो डेली चेक होना लाजमी है। इसके अलावा यूवी लैम्प जो आपके पास डिवाइस में लगी हुई है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही, यानी ऑन है या ऑफ है, और इसे हम क्लोरीन रेजिडुअल के जरिए मेजर करके इंश्योर कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ डर्टी और डिसकलर्ड वाटर एज इट कुड बी ड्यू टू द सिस्टम फेलियर, यानी आपके पास जो वाटर आ रहा है वो डर्टी और डिसकलर्ड क्यों है, या फिर आपके सिस्टम में कुछ फेलियर है, उसे भी चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना लाजमी है। थर्ड वन इज़ आपके पास जो फ़िल्टर लगे हुए हैं वो मैन्युफैक्चर के रिकमेंडेशन से चेक करना और क्लीन करना लाजमी है। Routine site inspection to check for sign of pollution of water source, and last one is structural inspection of the treatment plant, storage tank and pipe work. Maintenance जो होती है वो आपके पास trained और experienced pupil चेक करते हैं ताकि आपके पास तमाम इंस्टॉल्ड पाइप स्टोरेज में कहीं डैमेज ना हो, आपके फ़िल्टर्स और डिसइंफेक्शन ऑपरेशन जो हैं, यूवी लाइट और वाटर जो सोर्स से आ रहा है वो तमाम सोर्सेज डेली और एनुअल वंस पर ईयर चेक करना लाजमी होते हैं। आपके पास जो ट्रेनिंग होती है मेंटेनेंस की, उसमें ट्रेनिंग जो दी जाती है उसमें सबसे पहला आता है चेकिंग द ट्रीटमेंट इज़ ऑपरेटिंग correctly, topping up chemicals are required, routine maintenance of the equipment, making simple repair, and last one is troubleshooting. ये तमाम चीज़ें एक ट्रेनर को आनी चाहिए जो आपके पास डेली या फिर एनुअल और मंथली चेक कर सके आपके तमाम फिटेड इक्विपमेंट्स, पाइप्स और इसके अलावा एक्सेट्रा जो तमाम चीज़ें फ़िल्टर्स लगी हुई हैं उन्हें। Assalamualaikum, this is Sania Salim, roll number 94, and today my presentation topic is general application of water treatment in Pakistan. So, drinking water supply and sanitation in Pakistan is characterized with some achievements and many challenges. ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई होती है पाकिस्तान में और जो सैनिटेशन है पाकिस्तान की, उसकी बहुत सारी कामयाबियाँ हैं, लेकिन उसके अलावा उसको बहुत सारे चैलेंजेस से भी गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, वैसे वैसे एक चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो जो इम्प्रूव वाटर के जो सोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं 85% जो 1990 में, वो इंक्रीज़ हो गए 92% हो गए इन 2010। लेकिन ये सारे सोर्सेज जहाँ से हमें वाटर मिल रहा है ये अभी भी सेफ़ टू ड्रिंक वाटर नहीं है। उसके अलावा जो इम्प्रूव सैनिटेशन जो है वो भी इम्प्रूव हुई है 27% to 48% ड्यूरिंग द सेम पीरियड according to the joint monitoring program for water supply and sanitation. There has been considerable innovation at the grassroots level. Sanitation का जो निज़ाम है वो उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हुई है एट द grassroots level, और औरंगी प्लॉट प्रोजेक्ट जो है, औरंगी प्लॉट प्रोजेक्ट कराची, उसकी एक एग्जांपल है इनोवेशन की।
इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अभी तक बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब है। वाटर सप्लाई जो है मोस्टली इन अर्बन एरियाज़ वाटर सप्लाई वहाँ पे ना होने के बराबर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है वाटर सप्लाई की, और लिमिटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। मीन्स वहाँ पे वेस्ट वाटर का एक प्रॉपर सेटअप नहीं है, वहाँ पे वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट का एक प्रॉपर सेटअप नहीं है। पुअर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है और सैनिटेशन का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे, जिसकी वजह से वाटर बोर्न डिजीज़ पैदा होते हैं। एक नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी और एक नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी पास हुई थी 2006 में और 2009, जिसके ऑब्जेक्टिव ये थे कि ये लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के निज़ाम को और इसकी क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एंड यूजेस ऑफ वाटर, एज वी नो दैट वाटर इज़ अ नीड ऑफ लाइफ, सो वाटर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़। इसके अलावा ज़राअत में यूज़ होता है, फसलों की पैदावार में यूज़ होता है। एंड वाटर इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर पावर जनरेशन इन पाकिस्तान। बिजली की पैदावार में पानी का एक अहम किरदार है। My name is Mariam. My roll number is 57. Today my topic is water treatment plant, and my part is conclusion for water treatment plant. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम बेसिकली इसे लगाते हैं ताकि हमें एक साफ़ सुथरा पानी और पानी मिले जो हमारी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए। सही उसमें, क्योंकि पानी में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद होते हैं जो हमारी सेहत के लिए और दूसरी वाटर यूजेस के लिए बहुत नुकसानदा होते हैं। इस प्लांट के ज़रिए हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म और केमिकल को रिमूव कर रहे होते हैं, जिसमें हम डिफरेंट तरह के प्रोसेस से गुजारते हैं वाटर को। पहले हम बहुत से केमिकल से गुजारते हैं। इस केमिकल के ज़रिए हम उसमें से बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज़म रिमूव कर रहे होते हैं और फिर उसको डिफरेंट प्लांट के ज़रिए हम डिफरेंट प्लांट से गुजारते हैं इस वाटर को। उस प्लांट से जो भी उसके अंदर जो केमिकल्स हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म रह जाता है उसको हम रिमूव कर रहे होते हैं, ताकि हमारे घर में जो भी पानी आए वो हमारे सेहत के लिए अच्छा हो और हमें उससे कोई नुकसान ना पहुँचे। थैंक यू।